हेलो एवरीवन, मैं पद्मा आज लेकर आई हूँ HTML का टॉपिक दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज का डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ DHTML, कंपोनेंट्स देखेंगे DHTML के, जिसमें हमें क्या क्या हमारे लेयर्स है उसको समझेंगे। फिर हम मेनली जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में सारी डिटेल देखेंगे, उसका मतलब जानेंगे और उसमें किस तरीके से सिलेक्टर्स होते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। और उसमें यूज़ होने वाली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम देखेंगे, दैट इज फॉन्ट प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, मार्जिन एंड पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर प्रॉपर्टीज क्या है और हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। फिर हम देखेंगे फ्लोट एंड आउटलाइन प्रॉपर्टी भी। इसी में बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की है ताकि आपको ये पूरा जो यूनिट है एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, इसीलिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज के डिफरेंस से। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा कि स्टैटिक और डायनामिक के मीनिंग से ही हम जानते हैं कि जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं उनका जो कंटेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी जब भी यूजर उस वेब पेज पर विजिट करता है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक, यानी वो स्टैटिक फिक्स्ड कंटेंट, स्टैटिक का मीनिंग होता है फिक्स्ड। वैसे ही डायनामिक के मीनिंग से हमें पता चलता है कि जब भी कोई यूजर इंटरेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर वेब पेज से तो उसका कंटेंट चेंज होता जाता है। ठीक है, इसके कारण इनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होते हैं। तो जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होता, तो वो डेफिनेटली वो सिंपल होता है। ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी यानी वो हमेशा हर एक यूजर के लिए अनचेंज्ड रहता है। उसकी स्पीड जो होती है, जो चेंज नहीं होती, डेफिनेटली उसकी स्पीड हमेशा बढ़ जाती है। ठीक, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसमें नहीं होती। स्टैटिक वेब पेज कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो सिंपल होता है। उसको क्रिएट करना भी आसान होता है, उसको मैनेज करना भी आसान होता है। वैसे ही अगर हम डायनामिक वेब पेज की बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जो इंटरेक्टिविटी है वो थोड़ा अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करता है। ठीक, इंटरेक्टिव होता है, हर एक यूजर के अकॉर्डिंग वो आता है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं वो इंटरेक्टिव होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पर्सनलाइजेशन, यानी जैसे कि हमने कहा इंटरेक्टिव यानी हर एक यूजर के हिसाब से डेटा आता है, वो इंटरेक्टिव होता है, तो ये पर्सनलाइजेशन को भी डिनोट करता है। ठीक है, फिर फ्लेक्सिबल। ठीक, फ्लेक्सिबल किस तरीके से, जो भी नए अपडेट्स आते हैं उस पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग तो उसमें डेटा चेंज होता रहता है। ओके, और जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो कंपेरेटिवली हमारे स्टैटिक वेब पेज से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें हम दूसरी टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल देख लें। सबसे मेन एग्जाम्पल हम क्लासरूम से समझते हैं, जिसमें कि हमारा एक पोस्टर है जिसको हम बनाते हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए हमें वो सेम पोस्टर, सेम इंफॉर्मेशन हमको दिखाई देती है जब तक कि कोई उसे रिप्लेस न करे। ठीक, लेकिन जो डायनामिक वेब पेज है हम उसे कह सकते हैं डिजिटल वेब बोर्ड। बहुत सारे स्कूलों में डिजिटल नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी ही देर में वो चेंज करते रहते हैं। अनाउंसमेंट जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे चेंजेस या स्पेसिफिक डे के अकॉर्डिंग उस बोर्ड में हमें चेंजेस नजर आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि DHTML क्या होता है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म को पहले जान लें। सबसे पहले डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि हम जानते हैं HTML। ठीक, HTML के बारे में हमने देखा था कि हम किस तरीके से उसमें हम मार्कअप करते हैं या हम अपने जो वेबसाइट को है उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, वो किस तरीके से फॉन्ट को चेंज करते हैं, वो सब देखा था, बट वो स्टैटिक होता था। अब हम देखने वाले हैं डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, दैट इज CSS, जिसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। देन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसका हम यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट कहते हैं उसमें मोस्टली, हम उसका यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डॉम, ये एक ब्रिज की तरह वर्क होता है। इसका एक अपना एग्जिस्टेंस तो नहीं कह सकते, बट ये एज अ ब्रिज वर्क करता है, जो कि हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को और हमारे जो HTML लैंग्वेज के बीच में क्रिएट करता है और उसको एक डायनामिक स्ट्रक्चर देता है हमारे प्रोग्रामिंग को, या हम कहेंगे हमारे
लैंग्वेज को। ओके, वेबसाइट को डायनामिक करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले हम देख ले कि इस DHTML के 4 जो कंपोनेंट्स है, दैट इज HTML को मिलाकर ही ये कंप्लीट होता है। उसमें जब हम CSS ऐड करते हैं तो उसमें स्टाइलिंग हो जाती है, और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको इंटरेक्टिव करने के लिए हेल्प करता है, और डॉम HTML और जावास्क्रिप्ट के बीच में हमारा एक ब्रिज क्रिएट करता है जो हमारे प्रोग्राम को या हमारे वेब डेवलपमेंट में हेल्प करता है और इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। तो HTML क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल लेवल है कहेंगे, या स्ट्रक्चरल लेयर है, जिसमें कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारे कंटेंट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक, और उसमें वो क्या करता है कि स्टाइलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता, वो इंटरेक्टिव नहीं होता HTML। ठीक है, वो एज अ स्केलेटन हमारे वेब पेज का वर्क करता है, और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर कंटेंट है, जैसे कि हम हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, H1 है, P है, डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, उनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को या हम हमारे वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि हम HTML में क्रिएट करने के लिए H1 यूज कर ले, एक आईडी ले ली, टाइटल ले लिया, और सिंपल हमारे H1 हेडिंग से हमारा एक टाइटल प्रिंट होगा स्क्रीन पर। हम P टैग के यूज से पैराग्राफ बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, एक बटन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सिंपल एक HTML का एग्जाम्पल हो गया, ठीक, जो कि स्ट्रक्चरल लेवल। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम को या हमारे जो वेब पेज को प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं CSS। ठीक, CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि हमारे प्रेजेंटेशन को या विजुअल स्टाइलिंग भी हम उसको शॉर्ट में कह सकते हैं, दूसरा नेम कह सकते हैं, उस प्लीजिंग बनाने के लिए, हमारे वेब पेज को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं CSS का। ठीक, तो इसमें हम कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट एंड एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इसके पहले हमने यूज किया तो है, फॉन्ट को कलर चेंज करते हैं, हम फॉन्ट पैराग्राफ देते हैं, फॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं, बट उसमें क्या था, वो सारा मिक्सिंग हो रही थी HTML के साथ, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। ठीक, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते तो हमारी नीड्स भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। हम चाहते हैं कि हर एक चीज सिंपल होती जाए। तो जो इसका काम है, CSS लेयर का कह सकते हैं, तो इसका काम यह है कि हमारे वेब पेज को सिंपल एक अलग से स्टाइलिंग देने में हेल्प करती है, और हम इससे हमारे वेब पेज को और इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प लेते हैं। ओके, उसमें हम सिलेक्टर्स का यूज करते हैं, हम स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए। सिलेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं CSS का। जैसे कि हमने अभी देखा कि H1 में हमने क्या लिखा था, हमने हेडिंग दे दी थी, बट अगर हमने इस तरीके से CSS दे दिया जिसमें हमने कलर ले लिया है ब्लू, उसकी फॉन्ट साइज भी हमने पिक्सेल्स में दे दी है, तो इस तरीके से जो भी H1 टैग में जो भी कंटेंट लिखा रहेगा हमारे वेब पेज पे, तो वो सारा ब्लू कलर का होगा और 24 पिक्सेल्स का होगा। और जो पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में जितने भी हमने टाइपिंग किए, जो भी हमने कंटेंट लिखा है, वो एरियल होगा, और उसका दूसरा फॉन्ट फैमिली हो सकती है, सेंसेरिफ हो सकती है। ठीक, इन दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। अगर एरियल किसी वेब पेज में ना हो, तो वहां पे दूसरा डिफॉल्ट वर्जन ले लेगा, या हमने जो अगर लिखा है, नोट किया है, तो उसको पहले सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं थर्ड, जो कि मैंने बताया एज अ ब्रिज वर्क होता है, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसको हम कह सकते हैं, ये एक ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है HTML डॉक्यूमेंट, और जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए डायनामिकली। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर सकते हैं, कि हम यूज करते हैं मेथड्स का। जो भी हम यूज करेंगे, अगर हमने कोई एलिमेंट का जो यूज किया है, हम उसको आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हम कुछ मेथड्स, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक मेथड है जो कि यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। हम यूज करते हैं क्वेरी सिलेक्टर। तो इनके यूज से हम अपने उस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, जो भी कंटेंट यूजर या
हम कह सकते हैं रन टाइम आते हैं उनको कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने हेडिंग ले ली, उसमें जो हमने कंटेंट डाला है, जो भी टाइटल आईडी में होगा वो हम उसको हेडिंग में ट्रांसफर करते हैं और उसको हम चेंज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है, जो वो वाला जो भी वर्क हम वहां पे करेंगे वो हमारा आउटपुट में हमें शो होगा। तो जावास्क्रिप्ट जो कि बिहेवियरल लेयर है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसके बिहेवियर से हम चेंजेस कर सकते हैं वेब पेजेस में। ठीक है, तो ये यूजर इंटरेक्शन को बढ़ा रहा है और हमारे जो कंटेंट्स है डायनामिक अपडेट्स को हेल्प करता है इंटरेक्टिव बनाने में और एनिमेशन का यूज करने में। ठीक, तो हमने क्या यूज किया, डॉम का, जिससे हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि हमने यूज किया है जावास्क्रिप्ट का। तो इस एग्जाम्पल को हम सिर्फ देख लेते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, मैंने बताया नहीं है। बट हमारा आज का टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको एक बार एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें कि हमने यूज किया है जावास्क्रिप्ट मेथड का। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी एलिमेंट हमने रन टाइम डाला है उनका यूज करके हम हमारे प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प कर रहे हैं। बटन का यूज कर रहे हैं, हम इवेंट लिसनर मेथड का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हम बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं अपने इसको। हम सिंपल सा एक स्कूल के एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर एक लेयर वर्क कर रही है। तो एचटीएमएल जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक स्कूल है। एक स्कूल को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्लासरूम, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड और ये सब क्या चीज है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारे, या हम कह सकते हैं हमारा एक वेब पेज है स्कूल। ओके, जिसमें कि क्लासरूम, बेंचेस, ये स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद उसमें जो कलरिंग है, वॉल कलर्स कह लो, या हम जो स्कूल में जितने भी डेकोरेशन किए गए हैं वो आएगी प्रेजेंटेशन के अंदर, या हम कह सकते हैं स्टाइल के अंदर, और इन शॉर्ट हम उसे सीएसएस कहते हैं। तो इसकी हेल्प से हम उस पर चेंजेस कलर करते हैं। कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट, जितने भी स्टाइलिंग है, प्रेजेंटेशन का वर्क है, वो आ जाते हैं सीएसएस में। नाउ जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बिहेवियर को, यानी जो स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन है, जो कि मूवमेंट है, जो डायनामिक इंटरेक्टिविटी है, उनकी हेल्प से, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम एचटीएमएल को प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम। ये प्रोवाइड किया जाता है। अब ये कौन करता है, जो प्रिंसिपल का टाइम टेबल है वो अरेंज करता है एवरीथिंग। कौन सी एवरीथिंग, स्टूडेंट टीचर्स का क्लास वर्क को चेंजेस करने के लिए या उसके वर्क को स्मूथ करने के लिए जो प्रिंसिपल टाइम टेबल है, यानी वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर मैनर में एक फॉलो होता है, सारे के सारे ऑर्डर फॉलो होते हैं। तो ये डॉम का वर्क, यानी एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है किनके बीच में, टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, तो इस तरीके से जो एचटीएमएल की कंटेंट है, स्टाइल है, या हम सीएसएस कहेंगे, तो जो जावास्क्रिप्ट है ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लें जिसको कि हम समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में एक बेल है, वो क्या है, एक एचटीएमएल। जब उसमें हमने कलर कर दिया रेड कलर का, तो वो हो गया सीएसएस। ओके, तो और जावास्क्रिप्ट क्या होगा, जब भी बेल बजेगी, जो बेल है वो रिंग करेगी, तो स्कूल स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होता है। ये क्या हो रहा है जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे जो डॉम का वर्क क्या हो गया, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारे वर्क को ऑर्गेनाइज कर रहा है। बेल रिंग कर रही है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टूडेंट अपने क्लासरूम में जाते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको पूरा ये किस तरीके से डीएचटीएमएल का वर्क हो रहा है, इन कंपोनेंट्स किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इससे समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसको हमको देखना है। तो जब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि किस तरीके से डेवलप्ड हुआ, कि जब हम वेबसाइट क्रिएट करते थे उतना इंटरेक्टिव नहीं था, तो उसमें कलर्स लाना, उसमें स्टाइल्स लाना, फॉन्ट डिजाइन लाना, तो एचटीएमएल कोड को हमने क्या किया, स्ट्रक्चर किया। तो उसमें दोनों एक साथ ही होते थे थोड़ा थोड़ा, तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। तो इसके कारण वो
जो वेब पेज है वो मेसी हो जाता था, उसको मैनेज करने के कारण, उसकी डिफिकल्टी को मैनेज करने के कारण एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकन विम ली, उन्होंने यूज किया है सीएसएस का, जिसने सेपरेट कर दिया डिजाइन को उसके स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक कलरिंग बुक जैसे कह सकते हैं एचटीएमएल को, और उसमें जो कलर्स है उनको एक अलग अलग फॉर्म में कर दिया। ठीक, तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, एचटीएमएल को स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसमें बाद में एक जो डिजाइन का कंटेंट था उसको बाद में करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसमें हम टाइपिंग कर लेते हैं, एक उसमें जो भी टाइप करते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। बाद में जब हम उसमें फॉन्ट चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो वो हो जाती है स्टाइलिंग। ठीक है, तो वैसे ही वेब डिजाइनर भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस है उसमें सीएसएस फाइल का अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, जो कि टाइम को भी सेव करता है और एफर्ट्स को भी सेव करता है जब हम सीएसएस फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो वर्ड है कैस्केडिंग, ये कैसे आया, तो ये जो वर्ड है, एक वर्ड, इसका मीनिंग जो है वो अप्लाई इन स्पेसिफिक ऑर्डर। हमने अभी एग्जांपल देखा था, तो एक फॉर्म देखा था जिसमें कि हमने देखा प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, ये एक स्ट्रक्चर या एक लेयर को फॉर्म करता है या शो करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सीएसएस, तो इसमें जो हो रहा है, इसमें क्या करता है सीएसएस, वो वेब पेज को ट्रांसफर करता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो पेज हमने एचटीएमएल से क्रिएट किया है, या जो माइनर चेंजेस है उसमें, उनको हम इंटरेक्टिव अगर बनाना चाहते हैं तो वो सीएसएस की हेल्प से हो जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हो गए, इसका मतलब इसमें है सबसे पहले कि वो हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाता है, इसके कारण हमारा टाइम बचता है, और इससे हमारी लोडिंग जो होती है वेब पेज की वो बहुत फास्ट होती है। और ये जो सीएसएस है मोस्टली हर डिवाइस में वर्क करता है, और इसको अपडेट करना, जैसे कि अगर स्टाइल की फाइल अलग है और स्ट्रक्चर की फाइल अलग है तो इसको अपडेट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट एडवांटेज है, दैट इज ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। और ये क्या होता है, मोस्टली जो है सारे वेब ब्राउजर के साथ ये कॉम्पेटिबल है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसमें, हम देखेंगे कि अभी मैंने बताया कि ये जो फ्लेक्सिबल होता है ऑल वेब ब्राउजर के साथ, बट डिफरेंट वेब ब्राउजर इसको डिस्प्ले डिफरेंटली कर सकते हैं अलग अलग वेब ब्राउजर में। ठीक है, इसके कारण ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रिकी होता है। तो और इसमें डीबगिंग, इसमें यानी मिस्टेक्स को फाउंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मिस्टेक को समझने के लिए। और जो सिक्योरिटी कंसर्न है इसके लिए, तो इसको मॉडिफाई करना सम केसेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो इसमें वेरिएबल्स है, ठीक, लैक ऑफ वेरिएबल्स, यानी इसमें हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। ठीक, अब हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे, जैसे कि अभी कहा था कि कैस्केडिंग क्या है, लेयर्ड, तो इसी को हम डिफाइन करेंगे। यानी अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें इसका, तो होता है फॉलिंग डाउन इन ऑर्डर लाइक अ वाटरफॉल। ठीक, यानी जैसे ऊपर से पानी गिरता है तो एक ऑर्डर में गिरता है। ओके, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मूवमेंट होता है इसके बारे में बताया जाता है। तो ये जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही वर्क होता है, इसमें स्टाइल्स जो अप्लाई करते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। और किस तरीके से जो ऑर्डर है, अगर हमने कुछ लिखा है तो कौन सा ऑर्डर पहले होगा, तो जो लास्ट में होता है, इसमें रूल्स फॉलो होते हैं। कौन कौन से रूल्स है वो हम देख लें, पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिलेक्टर, यानी हम कौन से हमारे एलिमेंट पे ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टर या तो एचटीएमएल एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है, या तो पी हो सकता है, H1 हेडिंग हो सकता है। तो इस तरीके से सिलेक्टर्स होते हैं। और किस में चेंजेस करने, डिक्लेरेशन, यानी क्या चेंज करना है हमको वो डिक्लेरेशन में करते हैं। हम एक से ज्यादा कर सकते हैं जिसको कि हम सेमीकोलन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जो है, हम डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू लिखते हैं और हमने उसमें कर्ली ब्रैकेट्स में उसको हम लिखते हैं, जैसे कि अभी बताया मैंने, और सेपरेट करते हैं सेमीकोलन से। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हमने एक ले लिया, कलर करा रेड, टेक्स्ट अलाइन कर दिया उसको सेंटर में। तो इसको हम
CSS में किस तरीके से लिखेंगे, तो हमने लिखा सबसे पहले P, यानी ये हमारा सिलेक्टर है। ओके, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे सिंटेक्स को देख लीजिए, सिंटेक्स में हमने सबसे पहले सिलेक्टर लिखा है, यहाँ पर क्या है, कौन सा सिलेक्टर, P यानी पैराग्राफ को ले लिया। उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने डिक्लेरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट डिक्लेरेशन हमारा हो रहा है कलर, जो भी पैराग्राफ में कंटेंट लिखा है वो रेड कलर से हमें स्क्रीन पर नजर आएगा। और जो उसका अलाइनमेंट है, ओके, अलाइनमेंट हम वर्ड में पढ़ चुके हैं, हमने इसके पहले HTML में भी देखा है। तो अलाइनमेंट यानी जो टेक्स्ट का जो लोकेशन है वो हमारे स्क्रीन के मिडल पे यानी सेंटर पे होगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ओके, तो हम इसमें P क्या बताया, सिलेक्टर है, जो कि हमारे स्टाइल को बताता है। ठीक, उसके बाद हमारा कलर जो एक प्रॉपर्टी है, और उसमें जो रेड है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू से बनता है। ओके, फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट एक प्रॉपर्टी है और सेंटर उसकी वैल्यू है। ये सारे इसका इस तरीके से हम अपने कैस्केडिंग में डिक्लेरेशन करते हैं। ओके, तो इसी सिंटेक्स से करता है। हम जब भी हम कोई भी CSS अप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट पर, तो इस तरीके से हमें डिक्लेयर करना होगा। ओके, नाउ तो एक प्रायोरिटी सिस्टम का फॉलो होता है। किस तरीके से हो सकता है कि हम कभी कभी पैराग्राफ को या हेडिंग को मल्टीपल टाइम्स हम उसका यूज कर ले, तो इसमें 3 तरीके के रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हम इसको स्कूल के एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि जो सबसे पहले सोर्स ऑर्डर देखेंगे कि कौन, तो जो सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल से ही ज्यादा हमको समझ में आएगा कि अगर हमने किसी भी एक कंटेंट को 2 बार, यानी हमने हेडिंग को 2 बार ले लिया, पहले हमने उसको ब्लू वैल्यू से किया और बाद में हमने कलर रेड से कर दिया, तो जो जो लास्ट में हमें जो सिलेक्टर या हमारा जो कंटेंट है वो हमें रेड कलर में दिखाई देगा। जो भी हम कंटेंट लिखेंगे H1 के अंदर वो हमें रेड कलर में दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हमारा पहले हमने ब्लू लिखा था, फिर बाद में हमने उसी को ओवरराइड किया। तो ओवरराइड में क्या, जो जो बाद में आता है उस कंटेंट को उस कलर में लिखता है। ठीक है, फिर स्पेसिफिसिटी यानी मोर स्पेसिफिक विन। अब इसके लिए एग्जांपल देख लें, तो इसमें क्या है, मोर जनरल डिटेल रूल्स विंस ओवर अ जनरल रूल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, सिंपल एक हेडिंग ले ली, एग्जांपल देख रहे हैं, H1 ले लिया, उसमें हमने कलर ब्लू ले लिया। लेकिन अगर हमने देख लिया कि हमारा H1 केवल नहीं लिखा, उसमें जो हेडिंग है, ठीक है, तो हेडिंग अगर टाइटल लिखा है कलर ब्लू, पहले हमने H1 हेडिंग से दिया जिसको हमने ब्लू कलर से किया है, और बाद में हमने लिखा है हैश लिखकर टाइटल, यानी जो टाइटल है उसको हमने देख रहे हैं कि कलर रेड से है, तो हमारे आउटपुट में हमें जो नजर आएगा वो रेड कलर में ही नजर आएगा टाइटल। ओके, तो इसमें हमने स्पेसिफिकली क्या करा है, टाइटल को रेड कलर से किया है, तो वो हमें रेड कलर में नजर आएगा, ताकि हमारे H1 के कंपेयर में, तो स्पेसिफिक होने के कारण वो हमारा विन करेगा। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस किसको, जैसे कि अगर हमने कहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देकर हमने इम्पोर्टेंट लिख लिया, तो जो भी इम्पोर्टेंट लिखाऊंगा, फिर वो आगे लिखो या पीछे लिखो, हम बाद में लिखेंगे, तो भी इम्पोर्टेंट लिखे होने के कारण जो पहले लिखा है, जहां पर इम्पोर्टेंट लिखा है, वो उस ऑर्डर में हमें वो प्रिंट होगा। जैसे कि हमने पहले वाला एग्जाम्पल दिखा था कि H1 के बाद हमने कलर ब्लू लिखा था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हमने H1 के बाद कलर रेड लिखा था, तो जो फाइनल वाला था कलर रेड वो प्रिंट हुआ। लेकिन अगर हमने H1 कलर ब्लू के आगे हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देकर इम्पोर्टेंट लिख लिया, तो हमारा आउटपुट हमें H1 पे जो भी हेडिंग में हमने कंटेंट लिखेंगे वो सारा हमें ब्लू में प्रिंट नजर आएगा या हमें आउटपुट में नजर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो प्रिंसिपल का रूल होता है स्कूल में वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल के बाद अगर टीचर ने बोला कि पर्टिकुलर डे पर तुमको इस तरीके की यूनिफॉर्म पहननी है, जैसे कि अधिकतर स्कूलों में स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म होती है और उस पर्टिकुलर डे पर पहननी है, तो उस पर्टिकुलर डे पे जो नॉर्मल यूनिफॉर्म न पहनकर उस स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म को पहने जाएंगे। यहाँ पे ये
एक स्पेसिफिक हो गया, इसलिए वो उस पर्टिकुलर डे पे पहनेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट की चॉइस की कुछ नहीं रहता वहां पर। तो इस तरीके से फाइनल डिसीजन यानी टीचर्स का रूल यहाँ पर विन करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर डे पर। ओके, तो इसी तरीके से सीएसएस अप्लाई करता है, मोस्ट स्पेसिफिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ओके, नाउ अब हमको सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ ये। सिलेक्टर्स क्या, जैसे कि हमने देखा कि पैराग्राफ और H1 हेडिंग ये इस तरीके से सिलेक्टर्स होते हैं, तो किस तरीके से हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी यूनिवर्सल यानी पूरे के पूरे कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं। टाइप सिलेक्टर यानी हमें किसी पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट को चेंज करना हो तब, या हम किसी पर्टिकुलर क्लास यानी ग्रुप को करना चाहते हो तब, या हम किसी पर्टिकुलर नेम को या आईडी को हम चेंज करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं आईडी सिलेक्टर। जब हमें यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करना होता है तो हम सारे एलिमेंट्स को कवर करते हैं, जिसके के लिए हम यूज करते हैं स्टार सिंबल का, यानी हमें यूज नहीं करना किसी पर्टिकुलर नेम को। तो इस तरीके से हम स्टार सिंबल का यूज करते सारे कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। नाउ द टाइप सिलेक्टर, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जो भी हमने टाइप सिलेक्ट किया है उससे हम अपने उस पर्टिकुलर टाइप सिलेक्टर की मदद से उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। नाउ क्लास, क्लास में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो भी है उस पर्टिकुलर क्लास में, तो हम उस पर्टिकुलर क्लास के ग्रुप ऑफ एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए यूज करते हैं जो सिंबल, वो दैट इज डॉट, ठीक है। डॉट लिखकर हमें उसे क्लास का नेम लिखना होता है। नाउ आईडी सिलेक्टर यानी हमने जब जैसे एग्जांपल में भी देखा था, हमने एक आईडी यानी टाइटल को ले लिया था, तो इससे स्पेशल एलिमेंट यानी उस यूनिक आईडी को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्पेशली जो भी हमारे चेंजेस है उसको कर सकते हैं, यूज करते हैं हम उसके लिए हैश सिंबल का। ओके, एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हमने सिंबल लिया है स्टार, और वो कौन फॉलो करता है, एवरीवन, जो भी है वो सारे स्टार में जो भी सारी चीजें उसमें हेडिंग सब कुछ पैराग्राफ सब ब्लू कलर में हमें नजर आएगा। नाउ टाइप सिलेक्टर यानी कौन सा सिलेक्टर, H1 और P हमने ले लिया है, और ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइप, ठीक, टाइप हमने कौन सा ले लिया, H1 और P जो भी रहेंगे, जिसमें भी हमने क्या लिया है, H1 टैग का यूज किया है, P टैग का यूज किया, वो टैग में जो भी कंटेंट लिखा है वो हमें रेड कलर में नजर आएंगे। ओके, इसके पहले वाले में हमारा सारा कंटेंट हमें ब्लू में नजर आता, लेकिन जो टाइप सिलेक्टर में है हमने कौन सा, H1 और P टाइप का जो भी कंटेंट होगा P एलिमेंट के अंदर वो हमें रेड में नजर आएगा। नेक्स्ट क्लास नेम, ठीक है, तो हम कौन सा, अगर हमारा टेक्स्ट जो है ग्रीन टेक्स्ट जो है उसको हम कलर कर सकते हैं ग्रीन, यानी जो भी हमने किसी क्लास को नेम दिया है, मान लीजिए ग्रीन टेक्स्ट नाम दिया है, तो हम उसको ग्रीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट लगा के उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। और आईडी यानी किसी भी कंटेंट का अगर हमने आईडी दे दिया, जैसे हमने एग्जांपल पहले देखा है, तो जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टाइटल को अगर हमको नेम देना है, कोई कलर देना है, तो हम उसमें हैश लगा के उस पर्टिकुलर आईडी को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक, सीएसएस अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी भी 4 टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं। इनलाइन जो हम अधिकतर देखते आए हैं, अभी तक हमने एचटीएमएल में देखा है कि किस तरीके से करते हैं। नाउ इंटरनल और एम्बेडेड शीट देखेंगे, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है, और इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक। तो हमारा मेन कंसर्न किस पे रहेगा, इनलाइन किस तरीके से होता है, तो हम डायरेक्टली इनसाइड द एचटीएमएल टैग लिखते हैं, और ये हमारा जो छोटी छोटी वेबसाइट्स या वेब पेज क्रिएट करते हैं तब उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक। फिर इंटरनल जो होता है उस पर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अगर पर्टिकुलर एक वेब पेज के लिए लेना है, ठीक, तो पूरे वेब पेज को हम स्टाइल कर सकते हैं, उसके लिए हम इंटरनल या एम्बेडेड शीट का यानी हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो H1 टैग पैराग्राफ टैग वो हमारा पर्टिकुलर एक ही तरीके से हमें नजर आएगा। ओके, और जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, एक्सटर्नल क्या होता है, इसमें जो हम एकदम स्टार्टिंग में ही सारी स्टाइल्स दे देते हैं सारे वेब पेज के लिए, ठीक है। तो लार्ज वेबसाइट के लिए ये बहुत बेनिफिट का होता है, एक्सटर्नल तरीके से अप्लाई करने में हेल्प करता है। और इंपोर्ट तो ये कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी बनी हुई रहती है, उसको हम
कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये किस तरीके की फाइल्स के लिए यूज़ होगा? जब बहुत बड़ी साइट्स होती है उनके लिए भी हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, हमें अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनलाइन जो होता है ये सबसे पहली बात ईज़ी होता है इसमें चेंजेस करना। तो इसमें हमारे छोटी वेब पेज होता है तो हम इसलिए फाइंड आउट करना बहुत ईज़ी रहता है, ठीक? बट अगर पेज बड़ा होगा तो हमको ये डिफ़िकल्ट भी रहेगा, क्योंकि अगर पेज बड़ा होगा तो उसमें उतने ही पैराग्राफ लिखे होंगे, उतने ही हमारी हेडिंग्स होंगी, तो उसमें हमें ये डिफ़िकल्ट लगेगा। छोटे वेब पेज के लिए ये बहुत अच्छा होता है, इसको फिर फाइंड आउट करना, चेंजेस करना ईज़ी हो जाता है, ठीक? वहीं अगर हम इंटरनल की बात करें उसके क्या एडवांटेजेस है, तो इसमें भी सिंगल पेज को कर सकते हैं कि स्टाइलिंग करना बहुत अच्छा होता है। बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये भी अच्छा नहीं होता, ठीक? क्योंकि हमें हर एक वेब पेज पे जाके ये सारे चेंजेस स्टाइलिंग को चेंज करना होगा कि उस पर्टिकुलर वेब पेज को हमें चेंज करना है। और एक्सटर्नल वाली ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक साथ हमारे जो वेब पेज के सबसे फर्स्ट कह सकते हैं, या जो भी सीएसएस की फाइल होगी वहां पे जाके हम अपनी पूरी वेबसाइट को एक साथ चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात क्या होगी, इसमें हम जो वर्क करते हैं ये हमारे लिए ऑर्गेनाइज तो रहता है, ठीक? पर इसमें हमारा जो कोई भी आगे का वर्क है, अगर हमारी वो सीएसएस फाइल नहीं बनी हुई है या हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है, तो बिना उसके वर्क नहीं होगा, हमारी वो वेबसाइट वर्क नहीं करेगी, ठीक? इसका बड़ा डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं, ठीक? और जो इंपोर्ट करते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सीएसएस फाइल हम इसमें हेल्प करती है हमको मैनेज करने के लिए। बट हम जो इंपोर्ट करते हैं इससे क्या होता है, वेब पेज को लोड बढ़ जाता है, इसलिए काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है वेब पेज का, ठीक? स्टाइल को लोड करने के लिए, ठीक है? अब हम देखेंगे मेनली फॉन्ट प्रॉपर्टीज। तो इसमें कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज है, इसमें हम देखेंगे कि फॉन्ट फैमिलीज है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट साइज है और फॉन्ट वेरिएंट। तो इसमें किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं सीएसएस में, तो सबसे पहले हम उसका नेम लिखते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने अभी देखा था कि फॉन्ट फैमिली हमने एरियल और सैंस सेरिफ का एक एग्जांपल देखा था। तो हमारा जो फैमिली में नेम है वो उसको अप्लाई करते हैं। जैसे हम कौन कौन से टाइप के यूज करते हैं, हम मोस्टली एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, वार्डाना, सैंस सेरिफ इस तरीके की फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं, ठीक? तो इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि हमने जहाँ पी स्टाइल लिखा है उसके बाद हमने फॉन्ट फैमिली कोलन देकर फिर किस टाइप का हमें यूज करना है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हमारे किसी भी वेब ब्राउजर में मोनोटाइप कोर्सिवा नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो हमने लिखा है, जो भी फॉन्ट फैमिली का जो नेक्स्ट नेम लिखा है वो अप्लाई होता है। इस तरीके से वो ध्यान में रखना है कि हमारे उस किसी भी पर्टिकुलर वेब ब्राउजर में कोई नहीं हो, सपोर्ट ना करता हो, तो नेक्स्ट वाला हमारा जो भी हमने नेम सिलेक्ट किया है वो अप्लाई हो जाता है। ओके, अगर जो भी हमने नेम सिलेक्ट किया उनमें से कोई भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो वेब ब्राउजर में नेम होगा फैमिली का, फॉन्ट फैमिली का, तो वो अप्लाई हो जाता है। ओके, ये हम पहले वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये किस तरीके का है, ये इंटरनल है। और जो नेक्स्ट जो पी स्टाइल लिखा है दैट इज इनलाइन, ठीक? तो इनलाइन का यूज हमने बहुत बार एग्जाम्पल में एचटीएमएल की वेबसाइट में क्रिएट करते समय यूज किया है, ठीक है? और ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दिख रहा है दैट इज इंटरनल। ओके, फिर हम देख रहे हैं फॉन्ट स्टाइल। तो किस तरीके से, ये जो रेड कलर में लिखा है ये एक सिंटेक्स है, जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमें इसी फॉर्म में अपने प्रोग्राम में या हमारे वेब पेज में इस तरीके से लिखना होगा। तो हमने फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से टाइप की हो सकती है, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, इस तरीके की वैल्यूज इसमें हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या है, वैल्यूज में देंगे हम, तो हमारे फॉन्ट वेट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लाइटर हो सकती है, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, इस तरीके की वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे सीएसएस जब अप्लाई करेंगे उस तरीके में। ओके, फॉन्ट साइज क्या हो सकती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, लेंथ और परसेंटेज में हम साइज दे सकते हैं। और एब्सोल्यूट साइज की भी वैल्यू जो गिवन है, डबल एक्स स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरीके से हम वैल्यू देते हैं। रिलेटिव साइज लार्जर और स्मॉलर, इस तरीके से कंपेरेटिव में इसमें दे रहे हैं। और फॉन्ट साइज जो है, ठीक,
पिक्सेल्स में दे सकते हैं, पॉइंट साइज में दे सकते हैं, और हम परसेंटेज में, और हम एक नया वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे EM। ठीक है, EM क्या होता है? जो 16 पिक्सेल्स मिलाकर 1 EM हमारा होता है। इस तरीके का ये एक यूनिट है जो कि फॉन्ट साइज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इसकी क्या वैल्यू है एक्चुअल में। ठीक है, फिर फॉन्ट वेरिएंट का हम यूज कर रहे हैं, जिसको कि हम डिफाइन करते हैं फॉन्ट वेरिएंट लिखकर, फिर हमने वैल्यू लेना है, और उसके बाद वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? स्मॉल कैप्स या नॉर्मल। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रहेंगी या स्मॉल कैप्स में लिखेंगे या हम नॉर्मल में लिखेंगे। ठीक, अब इसे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। उसमें हमें अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी, हमने किसी ऑर्डर में देना है, जो कि हमारा ऑर्डर हमें उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें फॉन्ट स्टाइल देनी होंगी, उसके बाद हमें फॉन्ट वेरिएंट देना है। ठीक है, स्मॉल कैप्स या कैपिटल या नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट वेट आएगा। ठीक, ये ऑर्डर हमेशा इसी तरीके से शॉर्ट हैंड आप यूज करेंगे तो इसी ऑर्डर में फॉलो होगा, और फॉन्ट वेट के बाद फॉन्ट साइज एंड देन फॉन्ट फैमिली। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जो कि हमारे जो टेक्स्ट का है अपीयरेंस का, टेक्स्ट का अपीयरेंस उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जो प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट अलाइन, जिसको अभी हमने सेंटर देखा था, टेक्स्ट इंडेंट देखेंगे, कलर देखेंगे, टेक्स्ट का डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफर, और लाइन हाइट और वर्ड स्पेसिंग इसमें हम देखने वाले हैं। तो अलाइनमेंट किस तरीके की वैल्यू हो सकती है? वैल्यू लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, सेंटर या जस्टिफाई वैल्यूज हो सकती है। फिर है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट में वैल्यू किस तरीके की हो सकती है? लेंथ और परसेंटेज में हम उसकी टेक्स्ट इंडेंट की वैल्यू देते हैं। इंडेंट क्या होता है? ये को आपको मालूम होगा, एक स्पेसिंग होती है। ओके, इस स्पेसिंग को हम लेंथ में या परसेंटेज में दे सकते हैं। नाउ कलर वैल्यू। कलर क्या है? कलर को हम दे सकते हैं, कलर नेम से दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, या RGB कलर कोड जो हमारे को देना है। हम 3 तरीके से इसमें हम कलर दे सकते हैं, जिसमें कि सबसे सिंपल है कि हमारा कलर नेम लिख लेते हैं, लेकिन अगर वो कलर नेम से वहां पे स्पेसिफाई नहीं है तो हम पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करके उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसके लिए भी हम सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन लिखकर कोलन देकर वैल्यू देते हैं। और वैल्यू किस तरीके की हो सकती है? अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लिंक और नन। ये हमारी सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, जो कि हम वर्ड में बहुत बार देख चुके हैं कि कौन से क्या होता है, किस वैल्यू से क्या होता है। नाउ टेक्स्ट ट्रांसफर अगर हमें करना है तो वैल्यू किस तरीके से कैपिटल करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, तो इसके नेम से भी हम समझ सकते हैं ट्रांसफर, यानी कैपिटल हो रहा है, लोअर केस, अपर केस। हाँ, डेकोरेशन में क्या हो रहा है? अंडरलाइन हो रहा है, ओवरलाइन हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, तो किस तरीके का हम कर रहे हैं। कलर से नेम पता चल गया, कलर चेंज कर रहे हैं। लाइन हाइट यानी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की कितनी जो वर्टिकली हाइट होगी वो कितनी होगी, हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग हम देखेंगे, जो कि इसमें वर्ड स्पेसिंग में भी हम लेंथ और नॉर्मल तरीके से हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो वैल्यू की भी होता है कि कौन कौन सी वैल्यू हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर कंटेंट में या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हम देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से हमें समझ में आता है कि बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी तरीके का जो CSS अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरीके के बैकग्राउंड एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड इमेज क्या है, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर वैल्यू है। फिर हम देखेंगे वैल्यू में हम कलर नेम किस तरीके से दे रहे हैं, उसका नेम देकर कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू देकर कर सकते हैं, या हम RGB कलर कोड देख सकते हैं। और इसमें हम ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके का? बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ओके, यानी कोई भी कलर नहीं होगा। बैकग्राउंड इमेज यानी वैल्यू उसमें क्या क्या होगी, URL दे सकते हैं, इमेज कहाँ से आ रही है वो बात हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट में हम क्या करते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट होता है। ठीक है, अगर साइज छोटी है तो वो बैकग्राउंड रिपीट होता है। हम इसे वर्टिकली या हम कह सकते हैं हॉरिजेंटली इसको रिपीट कर सकते हैं, या हम विदाउट रिपीट भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है। ठीक, उस जैसे कि हमने देखा था फॉन्ट प्रॉपर्टीज में भी, इसमें भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें किस तरीके का फॉलो होता है, पहले बैकग्राउंड हमें लिखना है कि उसका कलर क्या होगा, फिर इमेज का बैकग्राउंड क्या होगा,
और हम रिपीट, इस तरीके से हम अपने कंटेंट को कर सकते हैं। इस तरीके से शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज में दे सकते हैं। फिर अब हम देखने वाले हैं मार्जिन। तो हम फिगर में देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्जिन क्या होती है। ठीक, हमारा जो पेज है, हमारा जो भी वेब पेज है, उसमें हम देख रहे हैं कि मार्जिन कैसे दी जाती है। तो मार्जिन किसे कहते हैं? जो ब्लैंक स्पेस होती है, हमारा कंटेंट या हमारा एलिमेंट स्टार्ट होने तक या बॉर्डर आने तक जो ब्लैंक स्पेस होती है, दैट इज कहलाती है, दैट इज मार्जिन। उसके बाद होती है बॉर्डर, बॉर्डर जो भी है। उसके बाद हमारा पैडिंग, दैट इज ऑल्सो ब्लैंक स्पेस, जो कि इंटरनल स्पेस कह सकते हैं, कंटेंट जहाँ के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे फिगर से हमें पता चल रहा है कि मार्जिन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पैडिंग किसे कहते हैं। तो मार्जिन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मार्जिन को, द मार्जिन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ द साइड्स ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी ईच साइड से जो एलिमेंट, जो नेबरिंग एलिमेंट है, वो जो स्पेस बचता है, दैट इज नोन एज मार्जिन। ओके, जैसे कि हम अपनी कॉपियों में जब लिखते हैं तो मार्जिन हम देखते हैं कि हमारे टॉप में और उससे एक लाइन से बनी होती है मार्जिन, वो बनी होती है। उसके बाद हम उस रेड लाइन के बाद या ब्लू लाइन, जो भी एक लाइन होती है, उसके बाद से लिखते हैं, उसके पहले वाली स्पेस कहलाती है मार्जिन। ओके, फिर उसके बाद जो बॉर्डर के बाद जो स्पेस है वो है, उसके बाद हम देखेंगे उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। मार्जिन को हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसमें मार्जिन साइड लिखकर फिर हम वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो उसमें वैल्यू जो होती है वो टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, इस तरीके से। वैसे ही पैडिंग को भी हम अप्लाई करते हैं, तो टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, इस तरीके से हम वैल्यू अप्लाई करते हैं। नाउ पैडिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? पैडिंग को डिफाइन करने के लिए स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द रिलेटेड कंटेंट इनसाइड इट। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इसमें भी स्पेस बच रही है और उसमें भी स्पेस बच रही है। तो कौन सी? तो बॉर्डर के जो आउटसाइड में होती है, दैट इज हमारी मार्जिन, और जो बॉर्डर के इनसाइड में होती है वो कहलाती है हमारी पैडिंग। ठीक है, तो ये स्पेस को अगर हमें डिफाइन करना है मार्जिन और पैडिंग को, तो ये एक डिफरेंस से हम डिफाइन कर सकते हैं, या हम फिगर ड्रॉ करके भी इस डिफरेंस को बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है, बॉर्डर अभी हमने देखा कि हमारा किस तरीके से मार्जिन और पैडिंग के बीच की जो स्पेस है, जहां पे कि हम बॉर्डर को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? ये क्या होते हैं? एक तरह की बाउंड्री वॉल होती है, जैसे कि हमारे घरों के आसपास हमने कई बार देखा है कि वॉल बनी होती है, या कुछ हम लगाते, फेंसिंग जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? बॉर्डर डिफाइन कर रहे हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज है हम देख ले। पहले तो स्टाइल देख लेते हैं कि किस तरीके की। तो ये हम बहुत सारे तरीके की बॉर्डर हो सकती है। कौन कौन सी? एक सॉलिड तरीके से हम अपने बॉर्डर दे सकते हैं, डैश दे सकते हैं, यानी एक 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 छोटे छोटे डैश में हम दे सकते हैं। डॉटेड से हम अपने बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। डबल लाइन से हम अपने बॉर्डर को, और भी डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन मेजरली यूज होने वाले बॉर्डर के टाइप्स को मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, बॉर्डर विड्थ, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, तो उसकी थिकनेस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? बॉर्डर विड्थ की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं। थिकनेस को डिफाइन करने के लिए जो वैल्यू होती है, दैट इज थिन, मीडियम एंड थिक। ठीक है, इस तरीके से हम थिकनेस को डिफाइन करते हैं, जो कि हम पिक्सल फॉर्म में देते हैं। ठीक है, इन पिक्सल फॉर्म में दे सकते हैं। नाउ जो बॉर्डर कलर है वो फेंस कलर, इसको भी हम किस तरीके से, जैसे कि अभी तक कि हमने यूज किया है, आरजीबी यूज करते हैं, या कलर नेम यूज करते हैं, या हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज करते हैं। तो इस तरीके से बॉर्डर प्रॉपर्टीज को हम कर सकते हैं। इसको अगर हम शॉर्ट हैंड तरीके से, अगर हम लिखना ना चाहे सारे स्टाइल्स को, तो हम इसको भी शॉर्ट हैंड तरीके से देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें बॉर्डर विड्थ देनी होती है, फिर सेकंड बॉर्डर स्टाइल, एंड नेक्स्ट हमें बॉर्डर कलर देना होता है। ठीक है, बॉर्डर लिखने के बाद हम कोलन का साइन देकर हमारी इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। पहले विड्थ देनी है, फिर हमें बॉर्डर स्टाइल, और सबसे लास्ट में हमें कलर को डिफाइन करना है। ओके, नेक्स्ट है हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। तो इसके नेम से ही पता चलता है कि जो कि हमारे साइज करती है कंट्रोल एलिमेंट की। ओके, हाइट वर्टिकल साइज को कंट्रोल करती है, विड्थ उसकी हॉरिजेंटल साइज को कंट्रोल करती है। नाउ द फ्लोट प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने फ्लोट के बारे में जाना था कि जो कि हमारे जो कंटेंट को है किस तरफ हमें लिखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये हमारे एलिमेंट को मूव करने में
फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, तो इसकी जो कॉमन वैल्यूज है लेफ्ट और राइट ही यूज होती है मोस्टली। अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है नो फ्लोटिंग। ओके, लेफ्ट राइट नहीं लिखा तो वो नो फ्लोटिंग। ओके, नाउ द आउटलाइन। आउटलाइन क्या है? एक बॉर्डर क्रिएट करती है, एक लाइन आउटसाइड द बॉर्डर। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक तरीके से बॉर्डर की तरह ही लगते हैं। इसके नेम आउटलाइन यानी बॉर्डर हमें समझ में आता है कि जब हम आउटलाइन क्रिएट करते हैं बॉर्डर की तरह ही। तो इससे क्या होता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि बॉर्डर है तो फिर हम आउटलाइन क्यों दे रहे हैं, डज नॉट। बट जो आउटलाइन है ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं लेती, लेकिन हमारे जो भी कंटेंट है उसको एक स्पेसिफिक लुक दे देती है। ठीक है, तो सॉलिड डैश डॉटेड हम इसमें देख सकते हैं किस किस तरीके की बॉर्डर है, और आउटलाइन को कलर भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम वर्क करते हैं। थोड़ा सा इसके डिफरेंस को भी हम देख लें कि बॉर्डर और आउटलाइन का डिफरेंस क्या है। तो हमको मेन की डिफरेंस दे जान लेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर को स्पेस लगती है। जैसे कि अगर हम किसी फोटो फ्रेम की बात कर लें तो फोटो अगर किसी को अप्लाई करते हैं फोटो तो उस पर बॉर्डर हमें नजर आती है। लेकिन जो आउटलाइन है अगर हम उसके ऊपर कुछ लगा लें, ठीक है, कोई भी कंटेंट ऐसे जो चमकता है इस तरीके का लगा देगा तो वो हाईलाइट करता है कंटेंट को, बट एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। ठीक है, ये आउटसाइड में होता है। तो बॉर्डर जो होता है मार्जिन के अंदर होता है, और जो आउटलाइन होता है वो मार्जिन के या आउटसाइड द बॉर्डर होता है। ठीक है, तो बॉर्डर के जो बॉर्डर होती है उसके कॉर्नर्स राउंडेड होते हैं, बट आउटलाइन के कॉर्नर्स राउंडेड नहीं होते। ठीक है, और बॉर्डर अफेक्ट करता है क्या, किसको? लेआउट को अफेक्ट करता है। हाँ, लेआउट को अफेक्ट करता है बॉर्डर। ठीक है, बट द आउटलाइन डज नॉट अफेक्ट द लेआउट। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? जैसे कि एक गिफ्ट बॉक्स है, अगर किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो जब हम गिफ्ट बॉक्स को पैक करते हैं तो उसकी जो बॉर्डर है, जो भी पैकिंग है वो क्या है? वो बॉर्डर कहलाएंगी। ओके, बिल्कुल सेम उसी की तरह से ही हमें उसका लेआउट नजर आता है। बट जो आउटलाइन है जब हम उस पर जो रिबन लगाते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं लेता, लेकिन हमारे उस आउटलाइन को उसको अट्रैक्टिव बना देता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, जिसमें कि जैसे कि हम समझ लें कि जो स्कूल बैग पे जो जिपर होती है वो थोड़ी सी स्पेस लेती है, बट अगर हम स्टिकर लगाते हैं उस पर तो वो हमारे बैग को कोई चेंज नहीं करते, किसी तरीके का कोई बैग उसके कारण बड़ा नहीं हो जाता, पर वो उससे हमारा क्या होता है? एक अट्रैक्टिव लुक हो जाता है। ठीक है, और जो बॉर्डर होते हैं उससे विजिबल हो जाती है हमारी फेंसेस या हमारे बॉर्डर दिखाई देती है, और जो आउटलाइन होते हैं वो हाईलाइट करता है हमारे उस पर्टिकुलर लेआउट को। तो ये चैप्टर को यहाँ पे अभी फिनिश कर रही हूँ। इसमें कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए ये चैप्टर बस इतना ही। थैंक यू।